मैं हूं प्रताप सिंह और हमारा अपना यूट्यूब चैनल है टेक्निकल प्रताप 6263। ठीक है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, श्वसन तंत्र है। ठीक है ना। किस टॉपिक पर बात हम लोग करने वाले हैं? ये टॉपिक हमारा है श्वसन तंत्र, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आज आप लोग जानते हैं आज 12 जनवरी 2025 है और आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसको हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोड है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ठीक है। इसी के साथ हम अपने काम को अंजाम देंगे। और आप ये देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में ये नासिका है, ये ग्रसनी है, इसे हम लोग फायरेंक्स बोलेंगे, इसे लेरेंक्स बोलेंगे। ठीक है। और ये ग्रसनी है, इस ग्रसनी से क्या होता है, हवा और भोजन दोनों अंदर जाता है। ये श्वास नली है। ठीक है। ये उपास्थि वलय है। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये श्वसनी है, ये श्वसनिका है। और आप इसमें ये फेफड़े में देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी कुपिकाएं हैं जो कि जिनकी संरचना गुब्बारा जैसी होती है। ये पसलियां हैं, ये फुफ्फुस, इसे भी लंग्स ही कहते हैं। और ये हमारे पास क्या, ये पसलियां हैं, ये डायफ्राम है। ठीक है। ये जैसा कि हम पूरा चित्र देखें, परीक्षा में क्या होता है कि श्वसन तंत्र को समझाइए एक स्वच्छ चित्र के द्वारा। ठीक है। तो स्वच्छ नामांकन चित्र, तो हमने एक चित्र ऐसे बनाना है और इस तरीके से हमने क्या काम करना है, इनके जो नाम है उनको लिखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। बात समझिए, सबसे पहला काम क्या है, हम ये जाने कि श्वसन क्या है। तो श्वसन से हमारा तात्पर्य इस बात से लेकर की है कि ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है उसको श्वसन कहा जाता है। अब ग्लूकोज क्या होता है, जैसे जो भी हम भोजन खाते हैं, हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज के रूप में उस भोजन का पाचन करती हैं और ग्लूकोज टूटता है तभी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब तक हवा हमारे अंदर नहीं जाएगी तब तक ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा और हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो हमने क्या कहा, ग्लूकोज की विखंडन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दोनों में क्या कहलाएगी, वो ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया श्वसन कहलाएगी। ठीक है। तो हमें देख पा रहे हैं श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है, नाक होता है, मुंह, वायुमार्ग, फेफड़े, स्वरयंत्र और गला शामिल है। ठीक है। कितनी चीज शामिल है, नाक शामिल है, मुंह शामिल है, वायुमार्ग शामिल है। आप देखेंगे नाक में क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि नाक में दो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी एक जोड़ी छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा क्या होती है, वायु हमारे फेफड़े तक जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात नाक के बारे में आपको ये बता दें, जो आपको जान के हंसी इस बात पे लगेगी कि जो ईश्वर की जो बेहतरीन संरचना में जिसने मानव को बनाया है, उसने नाक में बाल भी दिए हैं। तो नाक में बाल का रोल क्या है, बालों का रोल ये है कि जो भी आप एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से देख रहे हैं कि धूल है, मिट्टी है, कोई गंदगी है, अगर वो आ रही हमारे फेफड़े तक जाने के लिए उत्सुक है, जाना चाहती है, तो क्या होगा, नाक जो के बाल जो हैं वो उसको रोक लेंगे। क्या करेंगे, वो गंदगी को जाने से रोकेंगे हमारे फेफड़े तक। तो बेहतरीन व्यवस्था है। तो होता है क्या कि जो भी वायु जाएगी वो छन के हमारे फेफड़ों तक जाएगी। दूसरी चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, वो 12 से 18 श्वास प्रति मिनट लेता है। यानी कि 1 मिनट में 12 से 18 जिसको श्वास आ रही है वो व्यक्ति स्वस्थ है। और यदि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आ रही है तो हम उसको सांस का रोगी बोलते हैं ना। आप देखिए श्वसन है क्या, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। यहां पर एक बात समझेंगे कि जो आक्सी श्वसन है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंट में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है। और अनाक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। तो बेहतरीन बात हम लोग क्या समझेंगे कि जो अनाक्सी श्वसन है, इस बात को पहले समझ लें। अनाक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और इस क्रिया में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होती है
और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल का क्या काम है, हमारे शरीर में जो अस्थायी दर्द बना रहता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत थकान हो गई यार, तो थकान का मतलब क्या है, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए थकान महसूस होती है। और ये जो दर्द है ये अस्थायी दर्द होता है, जब हम लोग आराम कर लेते हैं और ये सारी थकान दूर हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं, कितनी बेहतरीन बात है। हमने क्या कहा कि श्वसन की प्रोसेस 2 चरणों में संपन्न होती है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन को हमने सबसे पहले समझा। हमने कहा अनाक्सीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है और इस क्रिया में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और यह क्रिया अनाक्सीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होती है और इस दौरान क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल हमारी बॉडी में बनता है और यह हमारे शरीर में अस्थायी दर्द का कारण भी है। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने का है आक्सीय श्वसन। मजेदार बात है, आक्सीय श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी मुक्त होती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और यह आक्सीय श्वसन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और अंतः श्वसन। जैसा कि हम जानते हैं बाह्य श्वसन में क्या है, बाह्य श्वसन में 2 बातें हैं, एक इनहेल और एक्सहेल, मतलब क्या है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है। गैसों का विनिमय, गैसों के विनिमय में आप क्या देखेंगे कि जो गैसें हैं हम लोग क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग हवा को अंदर अपने अंदर इनहेल करेंगे तो क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी लेते हैं और हमारे पास क्या क्या रहता है, और हमारे पास CO2 भी रहता है और अन्य गैसें भी रहती हैं। ठीक है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाई जाती है, तो 78% लिया और 78% बाहर छोड़ दिया। ऑक्सीजन हमने कितना लिया, 21% लिया। कितना बच्चे लिया, 21% लिया। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिया। तो हमने क्या 78% ये पूरी की पूरी बाहर छोड़ दी और ये कितनी छोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन जो है 21% पूरी हम लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 17% ये छोड़ेंगे और हमने 0.3% लिया था, ये 4% छोड़ेंगे। बात समझना, हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर ग्रहण करते हैं उससे कम बाहर छोड़ते हैं। हमने 21% लिया था, 17% छोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिया था, 17% छोड़ा। ये पूरा खेल समझो, होता क्या है, होता क्या है, नासिका के द्वारा जब ये वायु हमारे फेफड़े में प्रवेश करती, यहां आती है, फेफड़े में प्रवेश करती है, फेफड़े में क्या पाया जाता है, फेफड़े में पाई जाती है कुपिकाएं, यानी गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचना होती है, इनको क्या कहा जाता है, कुपिका कहा जाता है। और यह कुपिका गुब्बारे जैसी संरचना की होती है और इनकी संख्या तकरीबन 3 से 5 करोड़ पाई जाती है। हमारे फेफड़े में इनकी संख्या पाई जाती है कितनी, 3 से 5 करोड़ पाई जाती है और यह फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, एल्वियोली क्या है, फेफड़े की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि छोटे छोटे गुब्बारों जैसी क्या होती है, संरचना होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कुपिका कहते हैं। ठीक है। और देखो, जब हमने हवा ली इसके नाक के द्वारा, ये यहाँ फेफड़े में आई, अब यहाँ गैसों का विनिमय कैसे हो रहा है, इस बात को समझो। 78% यहाँ नाइट्रोजन आई, 21% यहाँ ऑक्सीजन आई, 0.03% यहाँ क्या आई, आपकी अन्य गैसें आई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आई। हुआ क्या, हमने छोड़ा क्या, 78% पूरा नाइट्रोजन छोड़ दिया, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई रोल ही नहीं था, हमें नाइट्रोजन लेनी ही नहीं थी, पूरा छोड़ दी। जबकि हमने ऑक्सीजन 21% लिया, छोड़ा 17%। इसका मतलब समझो, हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उनका काम क्या होता है, हमारे शरीर की रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, वह रुधिर वाहिनियां, इनमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहता है, CO2 का प्रेशर ज्यादा रहता है। हम जानते हैं कि गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि हमारे फेफड़े में पहले क्या आई, हवा, और हवा में हमने क्या काम किया, ऑक्सीजन को लिया, तो हमारे फेफड़े में हवा का
वॉल्यूम ज्यादा है, हवा का आयतन ज्यादा है, हवा का प्रेशर ज्यादा है, और हमारे रुधिर वाहिनियों में हवा का प्रेशर कम है, और गैसें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, इसलिए हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था और हमारी धमनियों में वो ऑक्सीजन सेट होकर चली गई। अब हमारी धमनियों में CO2 का प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, और आप जानते हैं गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारी धमनी में ज्यादा था, ज्यादा प्रेशर से वो कहा लो प्रेशर में आई, यानी हमारे फेफड़े में आ गई क्या CO2, और हमने क्या काम किया, उसको नाक के और मुंह के माध्यम से क्या कर दिया, उसको वापस छोड़ दिया। ये सीन रहता पूरा इसका गैसों के विनिमय का, जो हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जो हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। बात समझ आई? कितनी महत्वपूर्ण संरचना है ये कुपिका। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको ये भी बता दें कि जो सामान्य जो क्या नाम हवा रहती है हमारे फेफड़े में, वो 500 ml रहती है। सामान्य हवा बच्चे कितनी रहती है? 500 ml। और जब हम बहुत गहरी सांस लेते हैं, खूब खींच के ऊपर ऐसे सांस लेते हैं, तो कितनी रहती है? 3500 ml रहती है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर जैसे नहीं हमारी मोटरसाइकिल की जो बाइक में टंकी में रिजर्व रहता है, तो रिजर्व जो हमारे फेफड़े में हवा रहती है, इसको रेजिडल वॉल्यूम कहते हो, इसका कितना रहता है? 2300 ml रहती है हवा। ये जैसे रिजर्व में जो हवा फेफड़े में रहेगी कितनी रहेगी? 2300 ml। सामान्य में 500 ml लेते हैं, छोड़ते रहते हैं, और गहरी सांस लेते हैं तो 3500 ml भर लेते हैं। और टोटल हवा इसमें कितनी भर सकते हैं? कितना बड़ा टैंक है हमारा फेफड़ा, कितना बड़ा टैंक है, इसमें कितनी हवा भर सकते हैं? यानी इसकी क्षमता है 5800 ml की, इससे ज्यादा इसमें हवा नहीं आ सकती। दूसरी बात बच्चे आप क्या देख रहे हैं? हमने यहां देखा था अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, ये बात बहुत समझने वाली है। अंतः श्वसन, यही तो पूरा खेल है। अंतः श्वसन में है क्या? ये अंतः श्वसन हमारी जब हम सांस अंदर लेते हैं, हमारी कोशिकाओं के भीतर जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, वहां पूरा ये रोल इसका है अंतः श्वसन का। अंतः श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस चक्र की जो यह प्रक्रिया होती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और इस ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान 2 पायरुविक अम्ल और 4 ATP का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे ATP क्या होता है? ATP का मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना। 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, 4 ATP बनते हैं। उनमें से जो 2 पायरुविक अम्ल हैं वह फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया में समाप्त हो जाते हैं और हमको मात्र 2 ATP ही प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या होता है कि 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, 4 ATP होता है, और 4 ATP में से 2 ATP जो होते हैं वह पायरुविक फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया में समाप्त हो जाते हैं। और यहां से मुझे क्या, 2 पायरुविक अम्ल ये वाला और 4 ATP में से 2 तो समाप्त ही हो गए, तो शुद्ध ATP कितना प्राप्त हुआ मुझे? 2। यानी कि इस ग्लाइकोलिसिस चक्र में मुझे 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त हुए हैं और 2 ATP प्राप्त हुए हैं। मजेदार बात और बच्चे क्या है, ये जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र जो है वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहां होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान जो 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त होते हैं वह क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान जो 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त हुए थे वो कहां बच्चे कहां चले जाएंगे? वह क्रेब्स चक्र में चले जाएंगे। और हम जानते हैं जब एक क्रेब्स चक्र में पहुंचेंगे तो 1 पायरुविक अम्ल में 18 ATP होता है, और बेटा 2 पायरुविक अम्ल में कितने हो जाएंगे? 36 ATP। तो हमने क्या देखा कि एक ग्लूकोज के विखंडन में मुझे ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP प्राप्त हुआ था, और यहां पर मुझे क्रेब्स चक्र में 36 ATP प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर कितना? 38 ATP प्राप्त होगी हमें ऊर्जा। यानी कि एक ग्लूकोज का जब अणु टूटेगा तो 38 ATP ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट कितने मुक्त होंगे? 38। आप समझिए बात कि जो हम सांस लेते हैं, सांस की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, जरा इस पूरे तंत्र को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा सिस्टम आपके समझ आएगा। क्या हमने कहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नासिका से हमने क्या ली? सांस। ये सांस, यहां हवा आई
और हवा में क्या था, नाइट्रोजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था और हमारे पास ऑक्सीजन भी था। ये हमारा लंग्स है। लंग्स में क्या है, छोटी छोटी कुपिकाएं हैं। इन कुपिकाओं में क्या होती है, छोटे छोटे गुब्बारों जैसी संरचना होती है। ये फेफड़े की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। और इसमें क्या होता है कि जब इसमें हवा आती है तो इसमें हवा आने के बाद क्या होता है, यहाँ से हवा हमारे शरीर की धमनियों में जाती है, क्योंकि यहाँ पर हवा का प्रेशर ज्यादा है और धमनियों में ऑक्सीजन यानी हवा का प्रेशर कम है। और चूंकि एक रूल होता है, एक नियम होता है, गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं, इसीलिए हवा क्या होगी, यहाँ से सीधा हमारी शरीर की रक्त की धमनियों में प्रवेश कर जाएगी। और जब, अब सोचो पहले, रक्त कब शुद्ध होता है, रक्त तभी शुद्ध होता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन नहीं जिस रक्त को मिलती है वह रक्त अशुद्ध कहा जाता है। इसलिए क्या होता है, शुद्ध रक्त तभी होगा जब इस फेफड़े से ऑक्सीजन जाएगी। और हमारी धमनियों में क्या होता है, हमारी धमनियों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है और गैसें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो धमनियों से जो प्रेशर ज्यादा CO2 का बना है वह हमारे फेफड़े में आएगा और फेफड़े से होते हुए नासिका के द्वारा और मुख के द्वारा हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। आप जानते हैं जब आप हवा छोड़ते हैं तो कैसी हवा आती है, वो आर्द्र वायु होती है। कभी भी आप सांस को छोड़िएगा, देखिएगा कैसी हवा आती है, आर्द्र वायु आती है, क्योंकि अंदर से नमी को साथ ही लेकर आती है। ठीक है। और मैं ये कहता हूं ये पूरा 6 नंबर आपको आपकी परीक्षा में दिलवाएगा यदि आप इस बात को ढंग से, मेरे इस पूरे वीडियो को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद। और आज की मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सतत लगे रहिएगा और प्रयास करते रहिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।